हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज 4 दिसंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, अदरवाइज डिसलाइक करें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, देखिए यहाँ पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अपनी कंसेंट दे दी है अगेंस्ट आर्टिस्ट रचिता तनेजा कि उनके अगेंस्ट में जो प्रोसीडिंग है उसको इनिशिएट किया जाए। तो यहाँ पर जो कार्टूनिस्ट है रचिता तनेजा, उन्होंने यहाँ पर एक सीरीज ऑफ ट्वीट को पोस्ट किया है ट्विटर के ऊपर में, जहाँ पर उन्होंने अर्नब गोस्वामी की जो अबेटमेंट टू सुसाइड केस थी लास्ट मंथ, उसको लेकर के ट्वीट किया है। देखिए इशू क्या है पहले वो जान लेते हैं। कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा जी का जो अभी जो पोस्ट है वो वहां पर उन्होंने सीरीज ऑफ इलिस्ट्रेशन को पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने एक तरह से एपेक्स कोर्ट का यहां पर जानबूझकर इंसल्ट करने की कोशिश की है। तो ये जो इंसल्ट है तो इसको लेकर के यहां पर उन्होंने जो पिक्चर पोस्ट की है उसमें उन्होंने अर्नब गोस्वामी को भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाया है और उसके साइड में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिखाया है। और उस जो पिक्चर को उन्होंने पोस्ट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि अर्नब गोस्वामी ऐसा वहां पर बोल रहे हैं कि तू जानता नहीं कि मेरा बाप कौन है। तो यहां पर ये जो उन्होंने पोस्ट में जो लिखा है तो उससे एक तरह से दिखाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बायस है टुवर्ड्स रूलिंग पार्टी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अर्नब गोस्वामी को प्रोटेक्ट करने में इंटरेस्टेड है। देखिए यही वो पिक्चर है, इसी तरह की पिक्चर उन्होंने पोस्ट की थी। इसमें देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है अर्नब गोस्वामी के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है। अब जान लेते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और ये हाईएस्ट लॉयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, जिनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर आर्टिकल 76 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये जो ऑफिस जो इनकी होती है वो मेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंडर में होती है। तो अगर इस पर्सन की बात की जाए कि कौन सा पर्सन होगा जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए अपॉइंट किया जाएगा, तो उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो क्वालिफाइड होना चाहिए कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे उसको अपॉइंट किया जा सके। इसके अलावा उसको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और उसके लिए यहाँ पर 2 क्राइटेरिया रखा गया है, या तो उसको किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल कंप्लीट उसने किए हो, या फिर किसी भी इंडियन स्टेट में एज ए जज उन्होंने काम किया हो, या फिर 10 साल हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट उन्होंने काम किया हो। इसके अलावा वो प्रेसिडेंट के हाई में यहाँ पर एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए। तो ये सारी क्राइटेरिया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट को होल्ड करने के लिए। अब जान लेते हैं किस तरह के पावर्स और फंक्शन होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास। देखिए एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल के पास जो पावर्स होती है उनमें वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भी लीगल मैटर होते हैं उनमें एडवाइस कर सकता है। इसके अलावा जो भी अदर लीगल ड्यूटीज उसको असाइन की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा वो परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल के पास एक राइट होता है जिसमें वो कि सभी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं उनकी भी प्रोसीडिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन एक चीज होती है कि उसको वहां पर वोट करने का हक नहीं दिया जाता, यानी कि वोट करने का अधिकार उसके पास नहीं होता, वो सिर्फ प्रोसीडिंग को अटेंड कर सकता है। इसके अलावा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में यहाँ पर किसी भी केसेस को सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर वो अपीयर हो सकता है जहां पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न हो। इसके अलावा वो रिप्रेजेंट कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी भी ऐसे रेफरेंस में जो कि प्रेसिडेंट ऑफ के द्वारा यहां पर उसको किया गया हो टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल जो है वो किसी भी तरह की ब्रीफिंग को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन वो जो ब्रीफिंग होनी चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वो किसी भी एक्यूज्ड को क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर डिफेंड नहीं कर सकता है, और किसी भी कंपनी का वो डायरेक्टरशिप का जो पोस्ट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के बिना उसको होल्ड नहीं कर सकता है। अटॉर्नी जनरल जो है उसको असिस्ट करता है 2 सॉलिसिटर जनरल, इसके अलावा 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी उसके को असिस्ट करते हैं। अब जान लेते हैं व्हाट इज द केस फॉर प्रायर अप्रूवल इन कंटेम्प्ट केसेस। देखिए जो प्रायर कंसेंट है
वो राइटिंग में होना चाहिए अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट के लिए, ताकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट को इनिशिएट कर सके। क्योंकि देखा हमने शुरू में ही कि यहां पर के वेणुगोपाल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अटॉर्नी जनरल है, तो उन्होंने अपनी कंसेंट दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इनिशिएट किया है इस प्रोसीडिंग को। तो प्रोसीजर क्या है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस को लाने का? देखिए, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का, उसमें ये कहा गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो सेक्शन 15 ऑफ लेजिस्लेशन के अंदर डिस्क्राइब करता है प्रोसीजर को कि किस तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को यहां पर इनिशिएट किया जा सकता है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की केस की बात है तो यहां पर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ या सोलिसिटर जनरल उसको यहां पर इनिशिएट करेगा। इसके अलावा हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो वहां पर एडवोकेट जनरल जो है वो इस तरह का मोशन लेके आ सकता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस को इनिशिएट करने के लिए। अब जान लेते हैं व्हाई डज द अटॉर्नी जनरल हैव टू ग्रांट कंसेंट, यानी कि अटॉर्नी जनरल को ग्रांट कंसेंट क्यों करता है। तो यहां पर जो प्रोसीजर है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में, इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को यहां पर स्कैंडलाइज कर सकता है और उसकी छवि को नीचा दिखा सकता है, या किसी तरह का ऐसी चीज को लिखना या कहना जिससे कि कोर्ट के साथ यहां पर पक्षपात को दिखाया जाता है। तो इन सारे केसेस में जो अटॉर्नी जनरल है वो अपना कंसेंट दे सकता है इस लॉ के अंडर। तो यहां पर जो ऑब्जेक्टिव है अटॉर्नी जनरल के कंसेंट की, इसका मतलब है कि जो कंप्लेन यहां पर ली जाती है तो उसमें जो कोर्ट का टाइम है उसको सेव किया जाता है। यानी कि एक मकसद है इसका कि कोर्ट का टाइम को सेव करना, कि यहां पर अटॉर्नी जनरल देख लें कि क्या ये चीज कॉग्निजेंस में ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती है। तो जिस वजह से यहां पर अटॉर्नी जनरल का ग्रांट यहां पर जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारे पिटिशन ऐसे होते हैं जिसका बस टाइम वेस्ट करना जिसका मकसद होता है। तो यहां पर भी जो कोर्ट है वो यहां पर अटॉर्नी जनरल का ग्रांट को यहां पर वैलिड रखती है, ताकि किसी भी तरह की जो इनवैलिड कंप्लेन है वो यहां पर ना आए। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। अगली न्यूज है इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल के बारे में। डॉक्टर सरबनी गिरी जो कि एक प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने यहां पर आसाम के सिलचर में एक वल्नरेबल स्पीशीज को फाउंड किया टर्टल की, जिसको उन्होंने एक फिश मार्केट से रेस्क्यू किया। डॉक्टर सरबनी गिरी जो कि हेड है साइंस एंड बायो इंफॉर्मेटिक डिपार्टमेंट की आसाम यूनिवर्सिटी के अंदर, तो जब वो मार्केट में फिश को लेने गई तो वहां पर उन्होंने एक ह्यूज इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल को देखा। तो यहां पर जो मछुआरा था तो उन्होंने उस मछुआरे ने उनको इसको सेल करने के लिए ऑफर किया और उसने कहा कि अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहती है तो मेरे पास आपके लिए कुछ है। तो वो वहां पर शॉक हो गए जब उन्होंने देखा कि ये तो एक इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल है। तो उन्होंने उस टर्टल के लिए उस मछुआरे को 4,000 रुपये ऑफर किए, जिससे कि वो काफ़ी सरप्राइज हो गया और वो घर जाकर के यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसने डायल किया। इसके बाद जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उस टर्टल का पोजीशन वहाँ पर लिया और उसको बराक रिवर में वहाँ पर रिलीज कर दिया। देखिए, जो इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल है वो अभी IUCN की रेड लिस्ट में एज ए वल्नरेबल स्पीशीज है, ऐसा DFO छाछर फॉरेस्ट डिवीजन के ऑफिशियल्स ने बताया है। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है गुवाहाटी बेस्ड कंजर्वेशन NGO की, जो कि हेल्प करती है अर्थ में, यहाँ पर 29 स्पीशीज ऑफ टर्टल जो है कि अभी इनको रिकॉर्ड किया गया है इंडिया के अंदर, जिसमें से 20 ऐसे हैं जिनको कि आसाम में फाउंड किया गया है। अभी अनफॉर्चुनेटली 90% ऑफ जो टर्टल है आसाम में वो किसी न किसी तरह का थ्रेट जो है वो वहाँ पर फेस कर रहे हैं, ऐसा स्टेट की रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा जो हंटिंग का खतरा है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, वो सबसे बड़ा थ्रेट है इस तरह के टर्टल के सर्वाइवल के लिए। अब देख लेते, देखिए यही वो टर्टल है जिसको फाउंड किया गया था। देख लीजिए यहाँ पर इसकी डिटेल पिक है। तो यहाँ पर कुछ और भी फैक्टर हैं जिससे कि कहा जाता है कि ये एक थ्रेट है इस तरह के वल्नरेबल स्पीशीज के लिए। उसमें पॉल्यूशन, रिवर ट्रैफिक, सैंड माइनिंग, डैमिंग ऑफ रिवर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू एग्रीकल्चरल लैंड और इस तरह की चीज़ें शामिल हैं।
तो गिरी जी जिन्होंने इस टर्टल को फाउंड किया था, उन्होंने कहा कि वैसे तो मेरा एरिया जो है रिसर्च इन मॉलिकुलर बायोलॉजी का है, कंजर्वेशन या बायोडाइवर्सिटी का नहीं है, लेकिन जब मैंने उस टर्टल को देखा तो मेरे दिमाग में जो कहा तो मैंने उस पर फोकस किया, क्योंकि उस समय जो वो टर्टल था वो काफ़ी स्ट्रेस्ड और डिहाइड्रेटेड था। तो जिसके बाद उन्होंने कुछ उसको वाटर फिल किया और कुछ इंसेक्ट भी उसको दिए। तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह के टर्टल को फाउंड किया गया। अगली न्यूज़ है फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। देखिए ब्रिटेन जो है वो पहली कंट्री बन गई है वर्ल्ड के अंदर जिसने अप्रूव किया है फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन को, ताकि इसका यूज़ किया जा सके। तो उन्होंने कहा है कि इस वैक्सीन को नेक्स्ट मंथ से रोल आउट किया जाएगा। देखिए फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन जो है उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर ब्रिटिश रेगुलेटर मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी यानी कि MHRA ने डिक्लेयर किया है कि ये वैक्सीन जो है वो अप टू 95% ऑफ प्रोटेक्शन ऑफर करती है। इसके अलावा ये सेफ है इम्यूनाइजेशन के लिए अगेंस्ट कोविड-19। तो यहाँ पर जो अमेरिकन फार्मास्यूटिकल जाइंट फाइजर है और इसकी जो जर्मन पार्टनर है बायोएनटेक ने, उसने लास्ट मंथ कंक्लूड किया फेज 3 स्टडी को mRNA बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट, जिसको यहाँ पर उन्होंने BNT162b2 बताया है। तो यहाँ पर जितने भी एफिकेसी थे, प्राइमरी एफिकेसी एंड पॉइंट थे, उसको यहाँ पे मीट कर लिया गया है, ऐसा इनका कहना था। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, वो जान लेते हैं। देखिए BNT162b2 जो कि एक कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट है जिसको डेवलप किया गया है बायोएनटेक और फाइजर के द्वारा, और इनको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया गया। तो ये एक RNA वैक्सीन है जो कि कंपोस्ट करता है न्यूक्लियोसाइड मॉडिफाइड mRNA इनकोडिंग, जो कि एक म्यूटेटेड फॉर्म है स्पाइक प्रोटीन ऑफ SARS-CoV-2 की, और इसको इनकैप्सुलेट किया गया है लिपिड नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।